बच्चों लास्ट क्लास में हमने एलआर सर्किट पढ़ा था। एलआर सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट सर्किट पढ़ लिया था हमने, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ करंट सर्किट में जो भी बोर्ड पर है ये सारी चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली थी। इसमें हमने देखा था कि एक सिंगल इंडक्टर रेजिस्टेंस से अगर कनेक्ट कर दो तो कैसे करंट की इक्वेशन आती है। सर्किट में करंट की इक्वेशन बिल्कुल वैसी आ रही थी जैसे एक आरसी सर्किट में चार्जिंग के समय चार्ज की इक्वेशन आती है। ग्राफ भी वो बन गया था, ये अपन ने देखा था। इस ग्राफ के स्पेशल टाइम वगैरह भी देखे थे अपन ने, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ करंट का सर्किट पढ़ लिया अपन ने। इस तरह के जो सर्किट हो सकते और भी, उनको कैसे सॉल्व करना है वो एक बार अपन डिस्कस कर लेते, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, डीके ऑफ करंट सर्किट पढ़ेंगे। मैंने जो आपको थ्योरी बताई थी उसमें हमने ना सिर्फ एक इंडक्टर ली थी, सिर्फ एक रजिस्टर लिया था और सिर्फ एक बैटरी लगाई थी सर्किट में। पर जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही दिया जाए आपको। आपको हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे जाए। जैसे एक तो मैंने क्वेश्चन ही दिया था आपको जिसमें मैंने रेजिस्टेंस 2 कर दिए थे। अब उसमें रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहे थे आपको, तो आपने उसको सर्किट को सॉल्व करके छोटा कर लिया था, सीरीज कॉम्बिनेशन से एक ही रेजिस्टेंस बना लिया था और सॉल्व कर दिया था। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा के देता हूं मैं आपको क्वेश्चन। अब मान लीजिए एक बैटरी है EMF E की, उसका रेजिस्टेंस था R। एक इंडक्टर यहाँ पे अपन ने जोड़ी है और एक काम करते हैं, इंडक्टर ऐसे नहीं लगाते अपन, एक बैटरी यहाँ और लगा देते हैं, उसमें भी एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस यानी कि इंडक्टर यहाँ जोड़ी है और ये सर्किट में T0 पे स्विच ऑन करने वाला, एट T = 0 सर्किट को स्विच ऑन करने वाला है ना। बैटरी जो दूसरी है उसका EMF 2 ही है, रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R और ये इंडक्टर L। इस तरह से पूरा सर्किट दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने देखिए दो सेल दे दिए सर्किट में, रेजिस्टेंस भी थोड़े से ज्यादा दे दिए मैंने, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना चाहिए, अब ये समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ पहले तो वो भी समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन क्या है ये भी इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा है कि इंडक्टर में करंट बताओ, फाइंड करंट इन इंडक्टर एज फंक्शन ऑफ टाइम। इंडक्टर में करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है आपको, ठीक है। अगर नॉर्मल सर्किट होता, सिर्फ एक बैटरी होती, सिर्फ एक रेजिस्टेंस होता और सिर्फ एक इंडक्टर होती, तब तो आप इक्वेशन लिख सकते हो ना करंट की, बताइए। यस सर। है ना, सिंगल रजिस्टर, सिंगल बैटरी, सिंगल इंडक्टर में तो अपन ने पढ़ा ही है। तो सर इसमें वो नहीं कर सकते कि क्या? मतलब सर इसमें वो नहीं कर सकते ऐसे एक सेल है और एक रेजिस्टेंस ऐसे ही पैरेलल में एक दूसरी सेल है और रेजिस्टेंस, तो सर वो एक फार्मूला होता है E/R/1 समेशन ऑफ बिल्कुल 1/L। वही बताने वाला था, एग्जैक्ट सेम चीज में बोलने वाला था आपको, एग्जैक्ट सेम चीज में बोलने वाला था। सर्किट यस को सर। छोटा कर लो ना बैटरी से कॉम्बिनेशन करके। बैटरी का कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना आपने, तो आप बैटरी का कॉम्बिनेशन कर लो। ये दोनों सेल देखो पैरेलल में है, दिस इन पैरेलल, ठीक है। ये दोनों सेल पैरेलल में जुड़े हुए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है वो सॉल्व कर लेते, एक काम करते हैं, दोनों बैटरी पैरेलल में है तो ये 2E है और ये R, तो ये बड़ी है तो अपन मान लेते इसकी डायरेक्शन को अपन डोमिनेटिंग मान रहे हैं। तो इक्विवेलेंट EMF कैसे निकालते थे, बैटरी का EMF अपॉन रेजिस्टेंस माइनस, अब इसको माइनस करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन उल्टा है इसका, माइनस E बाय उसका रेजिस्टेंस अपॉन 1/R + 1/R, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट EMF। सॉल्व करते थे 2E/R - E/R, ये हो गया E/R, 1/R + 1/R, ये हो जाएगा 2/R, तो E/2 आ रहा है, इक्विवेलेंट EMF आ गया E/2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R और R पैरेलल में है तो R/2 आ जाएगा। इसका मतलब इन दो बैटरी को मैं सिंगल बैटरी दिखा सकता हूँ। अब ये क्योंकि बड़ी थी, इसका EMF ज्यादा था तो इसको मैंने डोमिनेटिंग माना था और प्लस में आ गया, तो E/2 EMF दिखा देना, रेजिस्टेंस R/2 दिखा देना, बस। तो अब ये एक ही बैटरी बन गई सर्किट में, है ना। ये इंडक्टर और रजिस्टर एसिडीज दिखाए मैंने और ये दो बैटरी का कॉम्बिनेशन करके एक दिखा दिया। अब ये रजिस्टर तो सीरीज में है, आप चाहो तो उसको 3R/2 लिख लो और 3R/2 लिखने के बाद फिर आप सर्किट के अंदर कितना करंट होगा लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे करंट की इक्वेशन आप बता सकते हो क्योंकि ये तो अपना पढ़ा हुआ सर्किट है। तो इसका करंट क्या था, ई बैटरी का जो EMF है अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 3R/2 हो जाएगा into 1 - e - T/τ, T/τ, और टाउ क्या होता था L/R, L यहाँ पे L ही दिख रहा है और रेजिस्टेंस इंडक्टर के साथ देखो 3R/2 आ रहा है, 3R/2,
तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना कि 3r/2 ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ ना, 3r/12 इंटू टी। ये आ गया हमारे पास फाइनली करंट इन इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आ रहा है समझ में ये? यस सर। यस सर। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जब दिया जाता है ना, तो मैक्सिमम टाइम तो वो बैटरी के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से हो जाता है। और फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा हो, फंस रहे हो आप, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने सिर्फ इंडक्टर का करंट पूछा था, वो निकाल सकते हो इससे। उसके बाद अगर कुछ और पूछा हो ना, तो फिर इंडक्टर के करंट को यहाँ दिखाकर फिर कुछ और चीज जो पूछी हो वो निकालना पड़ेगी आपको। जैसे इस सेल का करंट पूछ लिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इस सेल का करंट यहाँ से नहीं पता चलेगा, हाँ, क्योंकि ये तो सिर्फ इंडक्टर का करंट है। तो आपको इंडक्टर का करंट पता चल गया है, अब आपको इस सेल में निकालना है, तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा के करना पड़ेगा, है ना। इस सेल के साथ ऐसा लूप जैसा बना लो, तो इसका करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, अगर आप इक्वेशन लिख लो किरचॉफ लॉ की। आ रहा है समझ में क्या ये? यस सर। चलिए, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कैसे करते हैं वो देखा अपन ने। अब अपन ग्रोथ ऑफ करंट के बाद अपन आते हैं डीके ऑफ करंट सर्किट पे। पहला सर्किट में नेक्स्ट चीज अपन समझते हैं डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट, सेकेंड सर्किट डीके ऑफ करंट। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में एक इंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ के दे दिया, बिना पहले बैटरी के साथ जोड़ के दे दिया, और फिर उसको बैटरी हटा दी, बैटरी किसी तरीके से हटा दी सर्किट में, तो इंडक्टर का करंट अब अचानक से कम तो हो नहीं सकता, बिकॉज इंडक्टर ट्राई टू मेंटेन द करंट, इंडक्टर में करंट के चेंज का अपोज कर दिए। इसे सर्किट दिखाता हूँ पहले तो मैं आपको। मान लो एक सर्किट था, यहाँ पे एक स्विच था जिससे इंडक्टर ऐसे कनेक्टेड थी, और इधर भी एक स्विच था जिससे इधर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है सर्किट में, ये इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी और एक रेजिस्टेंस था। पहले इस इंडक्टर को इस बैटरी और रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से इंडक्टर में करंट आ गया होगा। जो स्विच है, यहाँ पर एक स्विच है जिसको मैं ए और बी पोजीशन पे जोड़ सकता हूँ। अभी स्विच ए पर है, तो इस बैटरी की वजह से इंडक्टर में करंट आ जाएगा। स्विच पोजीशन ए पर है, तो बैटरी की वजह से इंडक्टर में करंट आ जाएगा। अब किसी ने अचानक स्विच को शिफ्ट कर दिया, स्विच को सडनली मैंने बी पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, सडनली स्विच को बी पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया। इन दैट केस स्विच यहाँ जुड़ने के बाद इंडक्टर और सिर्फ रेजिस्टर आएंगे सर्किट में। अब यहाँ कोई बैटरी वैटरी नहीं है, तो यहाँ करंट कैसे होगा? करंट नहीं हो सकता। पर इंडक्टर क्या होती है, वो चाहती है करंट को मेंटेन करना, इंडक्टर करंट के चेंज का अपोज करती है। तो ड्यू टू दिस अपोजिशन इंडक्टर विल somehow work like a EMF और बैटरी वो करंट के चेंज का अपोज करेगी, एंड इट विल ट्राई टू मेंटेन द करंट, वो कोशिश करेगी करंट को मेंटेन करने का। पर ऑफ कोर्स करंट धीरे धीरे कम होना ही चाहिए, अल्टीमेटली बैटरी नहीं है तो करंट जीरो ही होना चाहिए। धीरे धीरे करंट खत्म होकर जीरो हो जाता है, फाइनली डिक्रीज होकर जीरो हो जाता है। तो यहाँ कैसे डिक्रीज होता है वो सब समझते हैं अपन। तो मैंने बताया आपको कि टी जीरो पे मैंने स्विच को शिफ्ट कर दिया, और लेट्स से उस समय जो इंडक्टर में करंट था वो आई नॉट था टी जीरो पे। तो थोड़ी देर बाद का सर्किट देखते हैं अपन। इधर वाली बैटरी और रेजिस्टर तो सर्किट से हट जाएंगे, क्योंकि स्विच अब यहाँ जुड़ा ही नहीं है, स्विच अब बी पॉइंट पे कनेक्ट हो गया है। तो सर्किट अब ऐसा दिखेगा थोड़ी सी देर बाद, ठीक है। इंडक्टर रेजिस्टर थोड़ी देर बाद सर्किट ऐसा दिखता है ना। अब हमें पता नहीं करंट कितना होगा, पहले करंट इंडक्टर में आई नॉट था, नीचे की डायरेक्शन में देखो आई नॉट करंट था, तो मान लेते कि चलो अभी भी करंट नीचे ही है और कुछ आई है, ऐसे रैंडमली मैंने मान लिया, ठीक है। हमें पता नहीं करंट कितना होगा, मान लिया कि करंट आई है, वेरिएबल मान लेते हैं, जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू होगी ढूंढ लेंगे अपन, ठीक है। ये किस समय मान रहा हूं मैं? टी टाइम पे, एट टाइम टी। अब वही केवीएल की इक्वेशन लिख लेते हैं। इंडक्टर में करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल लिखते हैं अपन माइनस एल डी आई बाई डी टी करंट की डायरेक्शन में। रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस आई आर इक्वल टू जीरो। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, ये माइनस एल डी आई बाई डी टी को यहीं पे रखते हैं, आई आर को एल एच एस ले जाते हैं, आर एच एस ले जाते हैं, तो एल डी आई बाई डी टी ये हो जाएगा आई आर। नाउ दिस आई इज अ वेरिएबल, देखो वेरिएबल यहाँ पर भी आई है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल को। यहाँ से आएगा माइनस डी एल इंटू डी आई बाई आई, और डी टी यहाँ भेज देते। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, दोनों साइड लगाओ इंटीग्रेशन,
टाइम जीरो पे करंट की वैल्यू हम जानते हैं इंडक्टर में आई नॉट थी, दिस आई वाज आई नॉट एट जस्ट टी इक्वल टू जीरो, और किसी समय टी पर हमने करंट को आई माना। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, माइनस एल डी आई बाई आई का इंटीग्रेशन एल एन आई हो जाएगा इक्वल टू आर डी टी का इंटीग्रेशन सिर्फ आर इंटू टी बचेगा, और लिमिट्स लगाना पड़ेगी इसमें अपन को। करंट की लिमिट क्या थी, आई नॉट से आई, और टाइम की लिमिट थी जीरो से टी। क्या आएगा आगे बताओ, log m minus n, log m by n लिख दो डायरेक्टली, ln I by I naught इक्वल टू r इंटू टी, log e की पावर में कन्वर्ट कर लो तो I by I naught इक्वल टू e की पावर माइनस आर टी बाय एल, और ये I naught को वहां भेज दो तो I इक्वल टू आ रहा है I naught e की पावर माइनस आर टी बाय। तो जैसा कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग सर्किट जो होता था, कैपेसिटर का चार्ज कम होता था, वैसी इक्वेशन आ गई इधर, राइट? आ रही है क्या वैसी इक्वेशन, बताओ वैसी इक्वेशन आ रही है? यस। बस अब टाइम के साथ धीरे धीरे करंट कम होना चाहिए। देखो करंट की इक्वेशन क्या है, एक्सपोनेंट वाली इक्वेशन है, तो टाइम के साथ बस ये कम हो रहा होगा धीरे धीरे। e की पावर माइनस एक्स वाला फंक्शन है, तो e की पावर माइनस एक्स जैसा ग्राफ दिखा देंगे अपन, ठीक है। और जस्ट e को जीरो डालो तो देखो यार यहाँ जीरो पावर हो जाएगी, मतलब e की पावर जीरो तो वन होता है, तो आई नॉट करंट होना चाहिए था। फिर t को अगर l बाय r डाल दो, t को l बाय r डालो तो वही देखो e की पावर माइनस वन आएगा, e की पावर माइनस वन होता है 0.37, तो t इक्वल टू l बाय r, जिसको अपन बोल देते हैं टाउ, उसके ऊपर यहाँ पे करंट आ जाएगा आई नॉट अपॉन ई, विच इज 0.37 आई नॉट, 0.37 आई नॉट, 37% करंट बचेगा। अगर 63% घट गया, करंट डिक्रीज होते होते 63% डीके हो गया, तो ये जो टाइम होता है इसको वही स्पेशल टाइम अपन टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। जब ग्रोथ ऑफ करंट सर्किट पड़ा था तो इस समय में करंट 63% बढ़ गया था। अब देखो करंट की वैल्यू यहाँ पे आई नॉट बाई मतलब 37% बची है, मतलब 63% घट गया, 63% डीके हो गया, तो टाइम कांस्टेंट में 63% करंट इज डीके, 63% करंट इज डीके। बोलो क्लियर हो रहा है ये टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? यस सर क्लियर। चलो तो हमने पढ़ा एलआर सर्किट में डीके ऑफ करंट सर्किट। अब जब भी इंडक्टर के साथ सिर्फ रेजिस्टेंस वगैरह जुड़े रहे तो उसमें करंट की इक्वेशन आप लिख सकते हो। ये आई नॉट क्या होता है, इंडक्टर का शुरुआत का करंट है, स्टार्टिंग में क्या करंट था वो लिखना है, e की पावर में माइनस आर टी बाय एल। आर क्या होता है, जो इंडक्टर को रेजिस्टेंस दिखता है वो होता है, एल इंडक्टर का इंडक्टेंस। वो छोटी सी इक्वेशन है, इसमें बस ये आर एल और शुरू का करंट, तीन चीज आपको देखना होती है, तो आप करंट की इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, यहाँ पर एक इंडक्टर है, एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, एक बैटरी थी यहाँ पे, और एक रेजिस्टेंस और था, और एक हमारे पास यहाँ पे स्विच है। इसको क्लोज करा जा रहा है एट टी इक्वल टू जीरो। ये रजिस्टर आर, ये रजिस्टर आर, ये रजिस्टर आर, ये इंडक्टर एल और ये बैटरी ई। काफी देर से सर्किट कनेक्टेड था, बहुत देर हो चुकी है सर्किट को बनाए हुए, और अचानक से वो स्विच को मैंने टी जीरो पे क्लोज कर दिया, तो उसके बाद इंडक्टर का करंट बताना है फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड करंट इन इंडक्टर एज फंक्शन ऑफ टाइम। चलो आफ्टर टी इक्वल टू जीरो, मैं जिस समय स्विच को क्लोज कर रहा हूँ ना उसको मैंने टी जीरो माना है, तो उसके जस्ट बाद से आपको इंडक्टर का करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। चलिए करिए ट्राई। Current in inductor is a function of time.
करंट इन इंडक्टर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो करंट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। डीके ऑफ करंट सर्किट बनेगा ना जब स्विच क्लोज करेंगे, पहले तो ये समझने की कोशिश करो। जब स्विच क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, है ना। इंडक्टर, ये रजिस्टर और ये स्विच की वजह से ऐसा सर्किट बन जाएगा, ये बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। तो ये क्या, देखो बैटरी में शॉर्ट हो रही है ना, देखो समझ में आ रहा है क्या। यस सर। ठीक है, तो बैटरी शॉर्ट हो जा रही है, केवल इंडक्टर रजिस्टर सर्किट में आएंगे, तो फिर अब करंट कैसे लिखे, ये इक्वेशन होती है। ये लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, शुरू में करंट कितना था, रेजिस्टेंस कितना है, इंडक्टेंस कितना है। तो देखो एक एक चीज, जस्ट t0 पे करंट कितना होगा इंडक्टर में, देखो जीरो पर इंडक्टर में करंट क्या होगा, पहले करंट कितना था इंडक्टर में, देखो स्विच क्लोज करने के जस्ट पहले करंट क्या था वो ढूंढो, तो उससे t0 का 3R। E/3R, बिल्कुल सही है ना। इंडक्टर लॉन्ग टाइम बाद वायर जैसा बिहेव करता है, तो इंडक्टर वायर मान लो तो E/3R हो जाएगा। तो जो शुरू का करंट है वो तो E/3R आ रहा है। फिर जब स्विच क्लोज कर देंगे उसका इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना दिखेगा, एल ही रहेगा ना वो तो। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना आएगा इस स्विच को क्लोज करने के बाद, स्विच को क्लोज करने के बाद रेजिस्टेंस क्या दिखेगा बताओ। 2R। 2R, तो टाइम कांस्टेंट होता है L बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 2R दिख रहा है। बस हो गया, अब तो इक्वेशन लिख दो, I = I0 e की पावर माइनस t बाय टाउ, टाउ है L/2R। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, I = I0 e की पावर माइनस t बाय टाउ, ये L/टाउ होता है तो वो लिख दिया अपन ने। बस आ गया इक्वेशन इंडक्टर के करंट की। आ रहा समझ में। जो टाउ रहता है, जो टाउ में सर जो आर लेते हैं वो स्विच क्लोज होने के बाद जितना आर इक्विवेलेंट बचता है वही लेते हैं। हाँ, जो भी इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस दिख रहा है, इंडक्टर को जो Yes. भी रेजिस्टेंस दिख रहा है वो रेजिस्टेंस बता दो। तो इंडक्टर को यहाँ पे आर और यहाँ पे आर, 2R रेजिस्टेंस दिखेगा, सीरीज में है तो 2R हो जाएगा। ठीक। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ, मैंने अगर आपसे इस स्विच से करंट पूछा होता तो क्या यही करंट होता वो, मैंने अगर स्विच से करंट पूछा होता तो क्या यही करंट होता, बताओ। नहीं सर, नहीं होता, क्योंकि रेजिस्टेंस में भी तो हाँ, मतलब ये जो बैटरी की वजह से पहले इंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में था, तो बाद में भी करंट वही डायरेक्शन में आ रहा होगा। ये करंट जो इंडक्टर का है वो स्विच से ऐसे जाएगा, ठीक है। और इस बैटरी की वजह से भी एक करंट होगा, इस बैटरी में E/R का करंट आना चाहिए, इसको शॉर्ट करा दो, E/R, वो E/R का करंट ऐसे उल्टा जाएगा, देखो बैटरी में से, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो जाएगा I - E/R। ठीक है, अगर इस बैटरी रजिस्टर को देखो जिसको शॉर्ट करा हुआ है एक वायर से, तो इस बैटरी रजिस्टर में E/R का करंट होना चाहिए, क्योंकि इसको शॉर्ट करा हुआ है, तो इसमें E/R का करंट ऐसा और इंडक्टर की वजह से ऐसा करंट, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पे नेट करंट उस डायरेक्शन में आ जाएगा। नेट करंट इस डायरेक्शन में अपन बता सकते हैं कितना होगा, I - E/R। तो कोई स्विच का करंट पूछता है तो वो भी निकाल सकते हैं अपन, दिस I - E/R। अरे समझ में। चलो, अच्छा अलग अलग टाइम पे करंट कुछ पूछा तो वो भी कर सकते हैं, अब तो इक्वेशन बताया दो, है ना। जैसे मैंने पूछा कि भाई 2 सेकंड बाद करंट कितना होगा, तो ठीक है 2 सेकंड डाल दो, करंट आ जाएगा, जब करंट की इक्वेशन है। तो कई सारी चीजें इसमें कर सकते हैं आप। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों हमारे पास जिसमें हमसे ना शुरू करंट को फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पूछते, वो बोलते हैं कि भाई स्विच को जस्ट क्लोज करा तब कितना करंट होगा, जस्ट क्लोज करते थे, या बहुत लंबा समय हो चुका है तो अब कितना करंट होगा, स्टेडी स्टेट के बारे में चीजें पूछते हैं। स्टेडी स्टेट और जस्ट क्लोज करने के बाद जस्ट स्टार्टिंग में क्या होगा ये पूछते हैं। तो उसके लिए हमें इंडक्टर कैसा बिहेव करती है पता होना चाहिए। इन स्टेडी स्टेट, लास्ट क्लास में पढ़ा था अपने, इन स्टेडी स्टेट यस सर, वायर बन जाती है। वायर जैसा बिहेव करती है, वायर, ठीक है। और शुरुआत में क्या करती है, एट t = 0, t = 0 पे वो करंट सोर्स जैसा बिहेव करती है। अगर शुरू में उसमें करंट कुछ आई है तो वही करंट मेंटेन करती है। इंडक्टर ट्राइज टू अपोज चेंज ऑफ करंट, चेंज ऑफ करंट को अपोज करती है, तो जो शुरू में करंट रहेगा वही रहेगा। मान लो शुरू में करंट ही 0 है,
मान लो किसी इंडक्टर में करंट ही 0 था, T0 पे कोई करंट ही नहीं था, तो बाद में भी नहीं रहेगा, बाद में नहीं रहेगा तो ओपन सर्किट हो जाएगी। ठीक है, when it at t equal to 0, at t equal to 0 inductor is not carrying any current, तो जस्ट T0 के बाद मान लो तुमने कोई स्विच क्लोज करा या कुछ चेंज करा, तो उस चेंज करने के बाद भी करंट उसमें 0 रहेगा। और अगर शुरू में कुछ करंट था तो जो भी तुमने चेंज करा वो चेंज करने के बाद भी वही करंट कोशिश करेगी इंडक्टर मेंटेन करने की। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। इससे बेस्ड एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। देखो ये सर्किट बना रहे हैं हम, ये बैटरी 2E की है, ये रजिस्टर R है, ये बैटरी E की है, ये रजिस्टर R है और ये इंडक्टर L है, एंड देयर इज अ स्विच हियर। ये स्विच जो है वो क्लोज करने के पहले ये ओपन है अभी, इधर सर्किट बना हुआ है ना, काफी देर से सर्किट बना हुआ है। अब इसको अचानक T0 पे मैंने क्लोज करा, तो जस्ट क्लोज करने के बाद इस इंडक्टर में करंट कितना आएगा? फाइंड करंट इन L just after S is closed, switch is closed. स्विच को क्लोज करने के जस्ट बाद इंडक्टर में करंट क्या आएगा? सर E/2R। आपको पहले करंट कितना है वो देखना पड़ेगा। T0 के जस्ट पहले कितना करंट था इंडक्टर में, ये बताओ। E/R। ये इंडक्टर L, ये EMF, ये रजिस्टर, ये सर्किट में है, तो इस सर्किट में E/R करंट आएगा। तो जब T0 से पहले E/R करंट, जस्ट 0 के बाद भी तो वही करंट आएगा। इसका आंसर होना चाहिए E/R। इंडक्टर जस्ट T0 पे जो करंट उसमें होता है बाद में भी वही रहता है। इसमें इस बैटरी की वजह से E/R का करंट था तो बाद में भी वही रहेगा। इसका आंसर हो गया यहाँ पे इंडक्टर का करंट E/R। क्या समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो अब मैं पूछता, यहाँ का करंट तो पता है तुम्हें, यहाँ का करंट पता है, मैं पूछता इस सेल से कितना करंट जा रहा होगा जस्ट T0 पर, जस्ट स्विच को क्लोज करने के बाद इस सेल से कितना करंट जाएगा 2E वाले से। तो कैसे करोगे, क्या करोगे बताओ? यहाँ का करंट तो पता है ना, इसका करंट पता करना है आपको। तो यहाँ कुछ करंट है, मान लो इसमें से स्मॉल आई करंट था, मान लिया करंट कुछ है स्मॉल आई, तो स्मॉल आई में से कुछ यहाँ गया E/R, बचा हुआ यहाँ जाएगा, और केवीएल की इक्वेशन लिख देना, समझे? इस लूप में केवीएल की इक्वेशन लिख देना तो स्मॉल आई मिल जाएगा आपको। आ रहा है समझ में? दोनों लूप में सर मतलब? हाँ मतलब एक ही लूप से काम, मतलब बड़े वाले लूप से लिखोगे तो काम हो जाएगा अपना। जैसे मान लिया कि यहाँ पे करंट आई था, वाई करंट ऐसे आया, अब E/R यहाँ चला गया तो बचा हुआ कितना होगा, I माइनस E/R, यस सर। वो यहाँ जा रहा है। अब बड़े लूप में केवीएल की इक्वेशन लिख लो तो मिल जाएगा, ये लिख के बता देता हूँ मैं। बैटरी से चालू करते हैं, 2E, लिख लेंगे सर, लिख लेंगे। हाँ लिख ही लेते ना, 2 मिनट। 2E इधर गए, इस बैटरी को क्रॉस करा तो -E, रजिस्टर को क्रॉस करा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, कितना होता है R इंटू आई, आई कितना है I माइनस E/R, ठीक है। फिर यहाँ आए, इस रजिस्टर को क्रॉस कर रहे, इस रजिस्टर में तो देखो ये I करंट था, तो इस रजिस्टर के लिए माइनस IR लिखेंगे अपन, माइनस IR और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके अब I निकालो, ये 2E माइनस E बचा, माइनस RI माइनस 2RI, माइनस और माइनस अंदर प्लस हो गया, E बचेगा इक्वल टू 0। 2RI वहां ले जाओ तो इधर हो रहा है 2E इज इक्वल टू 2RI, तो I हो गया देखो E/R। इसका मतलब इस बैटरी से E/R का करंट होगा, वो यहाँ चले गया तो यहाँ 0 होगा। जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद यहाँ करंट 0 हो जाएगा, केवल इस बैटरी में करंट दिखेगा E/R, इसकी वजह से E/R। आ रहा है समझ में? यस सर। सर हाँ बताओ।
सर यदि मतलब सर इसमें वही t इज इक्वल टू 0 पे सर इसे मतलब हटा दें इंडक्टर को। नहीं, T0 पे उसे हटा नहीं सकते। क्यों सर? मैंने कब पढ़ाया T0 पे हटा सकते? अच्छा उसमें करंट है ना इसीलिए। बिल्कुल सही। मैंने तो पढ़ा है ना कि करंट कैरिंग इंडक्टर होती है तो उसको सोर्स, करंट सोर्स जैसा मानना है। हटाने का यस कब सर। बताया मैंने? ठीक है, हटा कब सकते हो? जो उसमें करंट नहीं होता। ठीक है, जब जीरो करंट था तो हटा सकते हो, नहीं तो नहीं हटाना। यस सर। सर वो कैपेसिटर में करते हैं ना अपन ऐसा। कैपेसिटर में भी अगर शुरू में कैपेसिटर चार्ज होता है ना तो उसे नहीं हटाते। अगर शुरू में कैपेसिटर में चार्ज होता है तो उसे नहीं हटाना कभी भी। कैपेसिटर में भी, कैपेसिटर में करंट शुरू में सॉरी सर इनफाइनाइट, कैपेसिटर में कैपेसिटर में तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट टाइम पर हटाते। हटाते होते, शुरू में तो हटाते ही नहीं उसे। नहीं नहीं सर इनफाइनाइट टाइम पे हटा देते ना अपन। कैपेसिटर में जो इनफाइनाइट टाइम पे हटाते तो इसको इनफाइनाइट टाइम पे बाहर बनाते। यस समझे? सर। जस्ट इंडक्टर को हटा सकते हो अगर शुरू में करंट नहीं है। करंट है तो नहीं हटा सकते, ध्यान रखना। यस सर। अब स्विच क्लोज करे हुए अब बहुत देर हो गई है तो इंडक्टर में करंट क्या आएगा? दूसरा पार्ट, आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्विच, करंट इन इंडक्टर। बताओ, लंबे समय बाद इंडक्टर में करंट क्या आएगा? ये पुराना जो सॉल्व करा हुआ है हटा रहा हूं मैं। लंबे समय बाद इंडक्टर में करंट क्या आएगा? आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर में करंट क्या आएगा? लॉन्ग टाइम बाद इंडक्टर को क्या मान लेते हैं? वायर। बस उसको वायर बना लो, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए इंडक्टर को वायर जैसा मान लो। मैंने इसी सर्किट में बना के दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ का करंट नहीं पता है अपन को, ये वायर मत लिख देना, पता नहीं हमको। तो मान लो कि कुछ करंट है यहाँ पे, सॉरी, मान लीजिए यहाँ पे करंट है कुछ इसमें, मान लेते कि आई डैश करंट था, यहाँ पे आई माइनस आई डैश इसमें से जाएगा। अब केवीएल की इक्वेशन लिखो और सॉल्व कर दो। केवीएल की इक्वेशन लिखो, सॉल्व कर दो तो निकल जाएगा करंट। या ऐसा भी कर सकते हो कि इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के एक सिंगल बैटरी बना लो पहले तो, और सिंगल बैटरी को बेसिकली शॉर्ट कर दिया जब इंडक्टर वायर बनेगी, तो वैसे भी कर सकते हो। अब ये सर्किट सॉल्व करना तो आपको आता है। इस यहाँ पे करंट पूछा किसी ने तो दो एक सर्किट में केवीएल की इक्वेशन से कर सकते हो आप। क्लियर? यस सर। चलो, तो ये एलआर सर्किट वगैरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं अपने समझे। एलआर सर्किट में ग्रोथ डीके सब तरह के क्वेश्चन देखे, इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है उसको बेस्ड क्वेश्चन देखे। ठीक है, तो ये सारी चीज आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, एक चीज बताओ, एक वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग जिसमें करंट है, और इसकी वजह से इसके पास में एक हमारे पास लूप रखा हुआ है, तो उस लूप में अपन ने फ्लक्स वगैरह निकाला था क्या? इस वायर की वजह से इस लूप में फ्लक्स, यस सर। कुछ याद है फॉर्मूला क्या आया था? टॉप की टर्म में आया था सर, कुछ याद नहीं, मतलब निकाल लूंगा लेकिन। V नॉट आई बाय 2 पाई आर इंटू हाइट इंटू एरिया का इंटीग्रेशन करके वो आ जाता था ln a प्लस एल अपॉन ए, ये आ जाता था। तो देखो करंट किसका है, सर्किट में करंट इसमें है, ये वायर है जिसमें करंट है, और इसकी वजह से दूसरे किसी लूप में फ्लक्स लिंक हो रहा है, किसी और के करंट से किसी और लूप में फ्लक्स लिंक हो रहा है। बस इसी चीज को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। इसी चीज को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, यही चीज कहलाती है म्यूचुअल इंडक्शन।
एक सर्किट के करंट की वजह से किसी दूसरे सर्किट में फ्लक्स लिंक हो जाए, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। फ्लक्स इज लिंक्ड इन सर्किट 2 ड्यू टू करंट इन सर्किट 1। देखो फ्लक्स जो इस लूप का आया है वो पहले वायर के करंट के प्रोपोर्शनल आया है, तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है करंट के सेकंड सर्किट का फ्लक्स पहले के करंट के प्रोपोर्शनल। तो इससे अपन लिखते हैं कि फ्लक्स इन सर्किट 2 शुड बी अ कांस्टेंट, जिसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का कांस्टेंट इनटू करंट। तो म्यूचुअल इंडक्शन का कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, देखो इस वाले केस का तो दिख ही रहा है हमको। और वैसे ही फ्लक्स फर्स्ट में भी लिंक करता है जब सेकंड में करंट हो। यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि फ्लक्स इन सर्किट 1 वो आ जाएगा M12 इंटू करंट इंटू म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे अपन ने फ्लक्स को Li लिखा था वैसे फ्लक्स को Mi भी लिखते हैं, लेकिन L लिखने के लिए खुद का ही करंट होता था, खुद का ही फ्लक्स खुद का करंट। यहाँ पे दूसरे सर्किट का फ्लक्स है पहले के करंट की वजह से। समझ में आ रहा है व्हाट डू वी मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन? एक सर्किट की वजह से दूसरे सर्किट में फ्लक्स का लिंक होना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये जो कांस्टेंट आते हैं ना M12 और M21 ये आते इक्वल, ये आते इक्वल। हम अगर पहले सर्किट में करंट से दूसरे में फ्लक्स निकाले या दूसरे के करंट से पहले में फ्लक्स निकाले तो सेम आता है फ्लक्स, अगर करंट सेम हो। इफ दिस करंट्स आर सेम तो फ्लक्स सेम आता है। इसलिए हमें समझ में आया कि दोनों म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल होते हैं, दोनों म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल होते हैं। ये बहुत काम की चीज है बच्चों, ये बहुत काम की चीज है, म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल होते हैं। तो कई बार जैसे इसी केस में एग्जांपल के लिए देखो, इस वायर का करंट लिख के इससे फ्लक्स तो लिखा जा सकता है, पर इसके करंट से उसमें फ्लक्स लिखना बहुत मुश्किल काम है। इस लूप के करंट से वहां फ्लक्स लिखना बहुत मुश्किल काम है, समझे? इसके करंट से वहां फ्लक्स लिखना बहुत मुश्किल काम है, तो वो आसान हो जाता है म्यूचुअल इंडक्शन के इस कॉन्सेप्ट से। इसकी वजह से जो इसमें फ्लक्स होगा वही इसके करंट से उसमें फ्लक्स होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से अपन क्वेश्चन बहुत आसान कर सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब समझ में आ ही रहा है हमको। अब इससे वही ईएमएफ भी आएगा, और ईएमएफ को फिर से वही डिफरेंशिएट करेंगे लेंथ लॉ लगा के, माइनस साइन लगा के, तो m into di/dt लिख सकते हो। EMF in circuit 2 will be mutual induction of 2 with respect to 1 and current in 1। ठीक है, क्या है समझ में आ रहा है म्यूचुअल इंडक्शन कॉन्सेप्ट? यस सर। वेरी गुड। अभी म्यूचुअल इंडक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करना चाहिए? M किस किस पे डिपेंड करना चाहिए? M डिपेंड्स ऑन, M डिपेंड्स ऑन। देखो इस लूप का इस वायर से जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो दिख ही रहा है अपन को, ये M into I, तो I हटा के बाकी सब चीजें M दिख रही है। तो म्यू मतलब कि मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है, H और ये जो एक्सप्रेशन बता रहा है कि ये साइज पे डिपेंडेंट है, शेप पे डिपेंडेंट है, तो कई सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंडेंट होता है, हम कुछ केसेस और डिराइव करेंगे जहां नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंडेंट होगा। तो M किस किस पे डिपेंड होता है? मीडियम, साइज, शेप, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। उसका ओरिएंटेशन, एक बहुत बड़ी चीज होती है ओरिएंटेशन। इस वायर लूप के साथ मैंने जो ये स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर को मैं अगर ऐसा कर देता, अभी ये प्लेन के अंदर है, इसको प्लेन से परपेंडिकुलर कर देता, तो डेफिनेटली फ्लक्स चेंज हो जाता है ना भाई। फ्लक्स जो लिंक होता है वो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल पे भी तो डिपेंड करता है। तो वो जो एंगल वाला कॉन्सेप्ट है उसको अपन बोलते हैं ओरिएंटेशन। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों पर म्यूचुअल इंडक्शन है डिपेंडेंट है। शेप, साइज, नंबर ऑफ टर्न, मीडियम क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, इस सब चीजों पर डिपेंडेंट होता है। अब अपन निकाल के देखते हैं कुछ केसेस का म्यूचुअल इंडक्शन। तो एक तो दिख ही रहा है इसका म्यूचुअल इंडक्शन, तो आई को हटा के बाकी चीज म्यूचुअल इंडक्शन है, तो ये तो आप लिख ही सकते हो, दिख ही रहा है साफ साफ यहाँ पे। ये रहा म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन अ स्ट्रेट वायर एंड अ रेक्टेंगुलर लूप। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन अ स्ट्रेट वायर एंड रेक्टेंगुलर लूप। और किसी केस का भी डिराइव करते हैं। मान लो एक बड़े सर्कुलर लूप के बीच में एक छोटा सर्कुलर लूप रखा है, बड़े सर्कुलर लूप के बीच में छोटा सर्कुलर लूप रखा है, ठीक है। बड़े में भी नंबर ऑफ टर्न है, छोटे में भी नंबर ऑफ टर्न है। बड़े में नंबर ऑफ टर्न n1 है, छोटे का नंबर ऑफ टर्न n2 है। रेडियस मैंने मान ली कि छोटे लूप की रेडियस b है और बड़े लूप की रेडियस a है। इनके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। अब एक बार ट्राई करो, ये मैंने करवाया क्योंकि क्लास में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्राई करो।
बताइए इनका म्यूचुअल इंडक्शन क्या आएगा। कर रहे सर। ब्रो वेरी गुड। Mutual induction between these two loops. सर म्यू नॉट पाई ए बाई 2 आ रहा है। नंबर ऑफ टर्न भी दिए थे बेटा मैंने। सर ठीक। मान लेते हैं बड़े लूप में करंट आई था, तो बड़े लूप की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते हैं। सर्कुलर लूप के सेंटर मैग्नेटिक फील्ड में आती है म्यू नॉट करंट इन द लूप अपॉन 2r। r हो जाएगा इसका b, और नंबर ऑफ टर्न n2 है तो n2 टाइम कर देंगे इसकी फील्ड के लिए, n1 है तो n1 टाइम कर देंगे। यह आ गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू छोटे लूप का एरिया पाई b स्क्वायर। ये एक टर्न से फ्लक्स आया छोटे लूप में n1 n2 टर्न से, तो हर टर्न के फ्लक्स को जोड़ने के लिए इनटू n2 भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा फ्लक्स। अब फ्लक्स में आई हटा दो तो ये बचा हुआ चीज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन आ गया n1 n2 म्यू नॉट पाई b स्क्वायर अपॉन 2b। अच्छा रेडियस बड़े लूप की a थी ना, सॉरी मैं b लिख दी, बड़े लूप की तो a दिखाई थी ना, तो a होना चाहिए यहाँ पे। ये आ गया म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन दिस टू लूप्स। कैसे करा समझ में आ रहा है। बड़े लूप में करंट मान लिया कुछ है, उसकी वजह से यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखी। अब वही मैग्नेटिक फील्ड छोटे लूप के पूरे एरिया पर है ऐसा मैंने मान लिया। पूरे एरिया से जब फील्ड लिखेंगे, फ्लक्स लिखेंगे, तो एक टन के फ्लक्स के लिए फील्ड इंटू एरिया करेंगे, नंबर ऑफ टन मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। टोटल फ्लक्स आ गया, टोटल फ्लक्स होना चाहिए m इंटू आई, तो यहाँ आई हटा के जो भी चीज है वो m है। तो इस तरह से म्यूचुअल इंडक्शन आ गया। देखो आ रहा है क्या समझ में ये। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू सर्कुलर लूप। हमने कई क्वेश्चन करे, ये करा हुआ था अपना क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही हमें ना एक क्वेश्चन और करवाया था मैंने आपको, एक सर्कुलर लूप के एक्सिस पे एक छोटा सर्कुलर लूप दिया था, वहां पर भी ये कर सकते हैं अपन, ये वहां पर भी म्यूचुअल इंडक्शन निकाल सकते हैं। कई केसेस का म्यूचुअल इंडक्शन आप निकाल सकते हो। एक स्पेशल एक खास केस हमारे लिए जरूरी है, वो समझते हैं अपन। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू सोलोनॉइड्स, वो समझते हैं अपन। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू सोलोनॉइड्स, क्या ये क्लियर। दो सर्कुलर लूप का म्यूचुअल इंडक्शन क्लियर। यस सर। सर क्लियर। वेरी गुड। चलो अब दो सोलोनॉइड का म्यूचुअल इंडक्शन समझो। तो मेरे पास एक सोलोनॉइड है, देखो ये, ठीक है। और ये जो सोलोनॉइड है थोड़ी छोटी है, इससे बड़ी एक और सोलोनॉइड है इस तरफ से। अगर आप केयरफुली देखें तो जो बड़ी सोलोनॉइड है वो उसके और छोटी सोलोनॉइड का एक्सिस बिल्कुल सेम बनाया मैंने। अगर आप देखें तो एक्सिस सेम बनाया। डायग्राम समझ में आ रहा है। देयर आर टू सोलोनॉइड्स, तो इनको अगर सामने से यहां से देखोगे ना तो आपको लगेगा ये ऐसा ही डायग्राम, बिल्कुल ये बड़ी सोलोनॉइड दिखेगी और एक छोटी सोलोनॉइड दिखेगी, ऐसे ही डायग्राम दिखेगा इधर से देखने पे। और वो सोलोनॉइड है, छोटी सोलोनॉइड जो बीच में दिखाई थी उसकी लेंथ मान लीजिए L1 थी, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है, और उसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं अपन स्मॉल r। बड़ी की रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R, बड़ी सोलोनॉइड की लेंथ मान लेते हैं कैपिटल L या L2 बोल देता हूँ मैं, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N2 बोल देता हूँ। मैंने किसको क्या लिया समझ में आ रहा है।
देयर इज अ बिग सोलोनॉइड जिसकी लेंथ मैंने L2 मानी है, जिसकी रेडियस को कैपिटल R बोला है, और जिसका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को N2 बोला है, और वैसे सारी छोटी सोलोनॉइड की चीजें बोली मैंने। क्या दिख रहा है आपको? यस सर। चलो अब इस सिस्टम का अपन म्यूचुअल इंडक्शन निकालते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन, अब बड़ी सोलोनॉइड में मान लो करंट है, तो उसकी वजह से उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते हैं, कितनी आएगी? कितनी आती बताओ, बोलो जल्दी से, क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई, और एन क्या लिया है? बड़ी सोलोनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है, तो म्यू नॉट N2 इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो छोटी सोलोनॉइड के रेडियस अगर R है तो उसके एक टर्न का एरिया पाई R स्क्वायर होगा, उससे एक टर्न से फ्लक्स क्या आएगा? ईच टर्न, फ्लक्स इन ईच टर्न, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये होना चाहिए ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। कितने टर्न से उसमें? N1 टर्न। नहीं बेटा, N1 नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन सर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। तो N1 इंटू एल, L1। N1 इंटू L1 इंटू म्यू नॉट इंटू N2 इंटू पाई R स्क्वायर इंटू आई, ये आ जाएगा फ्लक्स। ये दिख रहा है, ये आ गया म्यूचुअल इंडक्शन। म्यू नॉट N1 इंटू पाई R स्क्वायर इंटू L1, ये आ गया म्यूचुअल इंडक्शन। दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सोलोनॉइड। अब ये जो म्यूचुअल इंडक्शन आया है इसको ध्यान से देखो, कुछ ऐसे ही फॉर्मूला सेल्फ इंडक्शन का नहीं आया था। सेल्फ इंडक्शन जो निकाला था वो आता था म्यू नॉट N स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अगर मैं छोटी सोलोनॉइड की बात करूं तो उसका सेल्फ इंडक्शन इतना होगा, और बड़ी सोलोनॉइड की बात करूं तो उसका सेल्फ इंडक्शन इतना होगा। समझ में आ रहा है ये सेल्फ इंडक्शन छोटी और बड़ी सोलोनॉइड का? तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे N1 N2 कराया तो इनका प्रोडक्ट करके रूट ले लिया, इनका प्रोडक्ट करके रूट ले लिया, ऐसा लग रहा है ना? देखो N1 इंटू N2 है यहाँ पे, ठीक है, पर जब इनको अगर प्रोडक्ट करोगे तो ये बड़ा वॉल्यूम है, ये बड़ी सोलोनॉइड का वॉल्यूम ज्यादा था, और ये देखो छोटी सोलोनॉइड का ही वॉल्यूम है यहाँ पे। तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो इनका प्रोडक्ट का जो रूट आएगा वो ज्यादा आएगा इससे। दिस शुड बी लेस देन रूट ओवर L1 L2। ये समझ में आ रहा है क्या? ये L1 L2 को मल्टीप्लाई करो और फिर रूट ले लो, तो म्यू नॉट स्क्वायर का रूट म्यू नॉट, N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर का रूट N1 N2। इन दोनों वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आएगा वो इस वॉल्यूम से ज्यादा आने वाला है, बिकॉज बड़ी सोलोनॉइड का वॉल्यूम ज्यादा है और यहाँ छोटी सोलोनॉइड का वॉल्यूम लिखा हुआ है। आ रहा है क्या समझ में? यस सर। तो बिकॉज दिस m इज लेस देन रूट L1 L2, तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि m इज सम कांस्टेंट k टाइम रूट L1 L2, और जो k है वो 0 और 1 के बीच का एक नंबर है। इस k को बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग और फ्लक्स लिंकेज। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू लूप वो हमेशा रूट ऑफ L1 L2, उनके सेल्फ इंडक्शन के रूट टाइम्स कुछ होता है, और ये जो k होता है इसे बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज कांस्टेंट। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ी सोलोनॉइड का जो कुछ ऐसा एरिया दिख रहा है जहां मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन छोटी सोलोनॉइड वहां पर नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो इधर की तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द बिगर सोलोनॉइड, यहाँ और यहाँ, है ना? आप अगर इसको सामने से देखते तो आपको बड़ी सोलोनॉइड एक बड़े रेडियस की दिखती, छोटे सोलोनॉइड छोटे रेडियस की दिखती, और मैग्नेटिक फील्ड बड़ी सोलोनॉइड की वजह से पूरे रीजन में है, और छोटी सोलोनॉइड सारा फ्लक्स एक्वायर नहीं कर पा रही, बिकॉज सारा फ्लक्स एक्वायर नहीं हो रहा है, इसलिए k की वैल्यू कम आई। अगर फ्लक्स पूरा लिंक हो जाए तो k की वैल्यू 1, इसलिए अपन इसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज कांस्टेंट। फ्लक्स लिंकेज कांस्टेंट बताता है कि कितने अच्छे से एक सर्किट का फ्लक्स दूसरे से लिंक हुआ है। अगर जितना फ्लक्स एक ने बनाया उतना ही पूरा दूसरे से लिंक हो जाए तो k इक्वल टू 1। फ्लक्स अगर प्रॉपर्ली 100% लिंक हो जाए तो k इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? k इक्वल टू 1 फॉर 100% फ्लक्स लिंकेज। एक सर्किट जो फ्लक्स बना रहा है वो 100% दूसरे से लिंक हो जाए
तो इसे बोलते हैं कि 100% फ्लक्स लिंक कुछ हो गया या फ्लक्स k इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो उस केस में m इक्वल टू रूट L1 इंटू आता है। क्या समझ में आ रही है बात? यस सर। तो अपन ने पढ़ा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझी अपन ने, उसका रिलेशन विद सेल्फ इंडक्शन। ये अपन ने पढ़ा म्यूचुअल इंडक्शन का रिलेशन विद सेल्फ इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन सम टाइम इट्स समवेयर किस किताबों में मिल सकता है आपको कि डिपेंडेंट ऑन सेल्फ इंडक्शन। वो इस फॉर्मूले से बोलते हैं एक्चुअली, वो है ना, वो यहाँ से देख के बोलते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्शन पर। तो म्यूचुअल इंडक्शन तो वैसे नॉर्मल अपना फेराडेस लॉ से ही करना होता है। इसके क्वेश्चन बिल्कुल वही अपने करे हैं, हमने कई बार इस तरह के क्वेश्चन हैंडल करे ऑलरेडी। तो इसमें अपन को कुछ खास नया नहीं है, अपने लिए जो नई चीजें थी वो सब देख ली अपन ने। अब आगे बढ़ते हैं अपन। म्यूचुअल इंडक्शन का बहुत बड़ा एक एप्लीकेशन होता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है ट्रांसफॉर्मर। वो एसी से वर्क करता है ना ट्रांसफॉर्मर, इसलिए चलो उसको एसी में ही पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर को हम लोग एसी में ही डिस्कस करेंगे। सर ट्रांसफॉर्मर सर एसी को डीसी में बदलता है कि डीसी को एसी में? ट्रांसफॉर्मर एसी को एसी में ही रखता है, पर एसी का जो ईएमएफ का एम्पलीट्यूड है वो कम कर देता है, कम या बढ़ा सकता है डिपेंडिंग ऑन कैसा ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, यस। चलो नाउ वी विल स्टार्ट एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन, तो पहले तो आप मुझे बताओ कि आपने एसएसएम पढ़ा हुआ है? सिंपल हार्मोनिक मोशन तो काफी पहले ही हो गया होगा, है ना। चलो तो आई होप कि एसएसएम याद है आपको। मान लीजिए एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को मैंने एक सर्किट में लगा दिया और सर्किट स्विच ऑन कर दिया। मैंने इंडक्टर और कैपेसिटर को सर्किट में लगा के सर्किट स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर को सर्किट में लगा के सर्किट स्विच ऑन करा। इंडक्टर का इंडक्टेंस L था, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C था। और ऐसा मान लो कि इसमें ना शुरू में या तो इंडक्टर में करंट था या कैपेसिटर में चार्ज था, या दोनों में करंट एंड चार्ज था, कुछ था, दोनों में कुछ एनर्जी थी, है ना। तो मैंने मान लिया कि शुरू में कुछ था। तो एग्जांपल के लिए लेट कैपेसिटर वाज चार्ज एट t इक्वल टू 0। ऐसा जरूरी नहीं कि कैपेसिटर ही चार्ज हो, इंडक्टर में करंट हो तो भी चलेगा, या दोनों में चार्ज एंड करंट हो तो भी चलेगा, कुछ है बस। ठीक है, अब t0 पे तो कुछ था सर्किट में, चार्ज था कैपेसिटर में, तो धीरे धीरे चार्ज चेंज हो रहा होगा। चलो तो थोड़ी देर बाद अपन मान लेते हैं कि सर्किट के में चार्ज की चेंज हो गया है। तो लेट एट टाइम t, किसी समय t का अपन सर्किट बनाते हैं, किसी समय t का अपन सर्किट बनाते हैं। ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, यहाँ पे था स्विच तो क्लोज करा हुआ है ना। एट सम टाइम t मैंने मान लिया कि इस कैपेसिटर का जो चार्ज है इस प्लेट पे प्लस Q, इस पे माइनस Q। हो सकता है यहाँ शुरू में कुछ दिया हुआ आपको कैपिटल Q दिया है, मैंने उसके जैसे स्मॉल q मान लिया, और उसकी वजह से सर्किट में यहाँ करंट है I, और ये इंडक्टर का इंडक्टेंस L था, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C था। क्या इसमें केवीएल की इक्वेशन लिख सकते हैं? बताओ पहले केवीएल की, हर सर्किट में लिख सकते हैं, लिख के बताओ केवीएल की इक्वेशन क्या आएगी, जल्दी बोलो। कैपेसिटर को क्रॉस करे, माइनस प्लेट से प्लस प्लेट जाए, क्या लिखते हैं अपन? इंडक्टर को क्रॉस करे क्या Q by C Q by C, वेरी गुड। और इंडक्टर के लिए plus Li di by dt माइनस करंट के डायरेक्शन में जाते हो तो माइनस di by dt इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। चलो L di by dt उधर लेके जाते हैं, तो L di by dt इक्वल टू हो जाएगा Q by C। ये L यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी वहां नीचे भेज देता हूँ, 1 by LC into Q। सही है यस सर। यार। देखो ये जो करंट है, कैपेसिटर से ऐसा करंट जा रहा है तो उसका चार्ज कम होगा ना। अभी जो करंट की डायरेक्शन है वो dq by dt विथ नेगेटिव साइन होना चाहिए ना, क्योंकि करंट आता तो चार्ज बढ़ता, करंट जा रहा है तो चार्ज कम होगा, इसलिए करंट को माइनस dq by dt लिखना चाहिए ना मुझे। बताओ
और एक बार फिर से। देखो ये करंट जो कैपेसिटर से बाहर निकल रहा है उससे चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? इंक्रीज हो रहा है, हाँ, इंक्रीज हो रहा है। करंट किधर जा रहा है? एरो किधर बनाया अपन ने? हाँ, प्लस फेट से चार्ज बाहर जा रहा है, तो चार्ज का क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज, चार्ज विल रिड्यूस, यस if सर। charge is going out from the capacitor, so this dq by dt should be negative, dq by dt should be negative, उसमें माइनस लगा के मैंने उसे पॉजिटिव बनाया, तो dq by dt with minus is a positive rate of change of charge, that should be current. current is rate of change of charge, करंट की डायरेक्शन जो मैंने मानी है उस हिसाब से चार्ज कैपेसिटर का कम होना चाहिए, इसलिए dq by dt with minus sign should be current. यस सर, यस सर, यस सर। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार, तो I का डिफरेंशिएशन हो जाएगा di by dt, और इधर माइनस साइन dq by dt का डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये तो di by dt लिखा था, अरे di by dt तो ये लिखा हुआ है, चलो di by dt की वैल्यू वो लिख देते हैं। तो मेरे पास मिला डबल डिफरेंशिएशन ऑफ q इक्वल टू di by dt, बट di by dt यहाँ माइनस साइन था उसको उधर ले जाऊंगा, di by dt था माइनस 1 by LC into q, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस साइन वहां ले गया और di by dt को ही लिख दिया। समझ में आएगा ये? यस सर। चार्ज का डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू माइनस टाइम 1 by LC into चार्ज। अगर ये q को x जैसा मान लो तो वो जानी पहचानी इक्वेशन है ये। यस सर। कहाँ पढ़ी है इक्वेशन ये? SHM में। SHM के, यस, दिस इज इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM। इसका मतलब ये इक्वेशन बता रही है कि चार्ज का SHM हुआ, तो चार्ज की इक्वेशन SHM जैसे आने वाली है। ये ऐसा कुछ लिखा है dq d2q by dt2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू q, वेयर ओमेगा इज 1 by रूट LC। अगर मैं इस पूरे टर्म को 1 by LC को ओमेगा स्क्वायर जैसा मान लूं तो ये SHM की इक्वेशन आ गई। और SHM की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो ऐसा कुछ होता है a sin ओमेगा t प्लस कुछ इनिशियल फेज। तो हमें यहां से समझ में आ रहा है कि चार्ज विल परफॉर्म SHM, या चार्ज के ऑसिलेशन होंगे। तो सर्किट में चार्ज के ऑसिलेशन होते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं LC ऑसिलेशन। LC सर्किट में चार्ज विल ऑसिलेट, आ रहा है क्या समझ में? LC सर्किट में चार्ज ऑसिलेट्स, क्योंकि चार्ज की इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन SHM वाली आ गई, इसका सॉल्यूशन SHM की इक्वेशन होती है। अब रही बात ये A और डेल्टा की, ये ओमेगा तो दिख रहा है कितना है, A और डेल्टा कैसे निकाले? तो T0 पे क्या है वो देख के निकालो, T0 पे क्या है वो देख के निकालो, है ना। T0 पे कैपेसिटर पे चार्ज था कि इंडक्टर में करंट था वो देख के A ढूंढ लो, ठीक है? समझ में आ रहा है कुछ? चलो पहले यहां तक नोट कर लो, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से नोट करो। चलो हो गया नोट यहां तक? यस सर। चार्ज की इक्वेशन SHM क्या आ रही थी? अभी इस इक्वेशन में A और डेल्टा ये दो अननोन है, ओमेगा तो पता है, A कैसे निकाले और डेल्टा कैसे निकाले, दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल सिचुएशन। A और डेल्टा इनिशियल सिचुएशन में डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक एग्जांपल है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा, तो क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या करना है। हमें दिया गया था शुरू में चार्ज वॉज कैपेसिटर वॉज चार्ज, ठीक है, मान लेते हैं उसका चार्ज है और इंडक्टर पे चार्ज नहीं, इंडक्टर का करंट नहीं है, ठीक है। सो लेट कैपेसिटर का चार्ज शुरू में Q था और करंट सर्किट में 0 था। कैपेसिटर का चार्ज शुरू में Q था और करंट 0 था, T0 पे मान लिया। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा देखते। सो इसमें T को 0 डालो, है ना। एट T0 पे हमें पता है कि चार्ज होना चाहिए Q, तो इसमें T को 0 डालो, तो T को उधर 0 डालोगे तो क्या इक्वेशन आएगी बताओ? यहाँ T को 0 डालोगे तो क्या लिखेंगे बोलो? A sin डेल्टा। A sin डेल्टा, ये होना चाहिए Q, बिकॉज दिस इज चार्ज, है ना। कैपेसिटर का चार्ज तो Q होना चाहिए। अच्छा, करंट की इक्वेशन, करंट माइनस dq by dt था ना, करंट माइनस dq by dt था ना, तो चार्ज के साथ करंट क्या आएगा यहाँ पे?
डिफरेंशिएट करो इसे और माइनस लगा दो, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, माइनस साइन लगाया और ये ओमेगा आ जाएगा क्योंकि साइन के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो ये इक्वेशन बनेगी माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और यहाँ ओमेगा टी था इसलिए ओमेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और करंट को टी जीरो पे जीरो होना चाहिए, तो टी को इसमें जीरो डालो, इक्वेशन आने वाली मेरे पास माइनस ए ओमेगा कॉस डेल्टा, ये होना चाहिए जीरो। कॉस की वैल्यू जीरो आना चाहिए, ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, कॉस की वैल्यू जीरो कब आ सकती है बोलो? π/2। तो डेल्टा शुड बी π/2 और डेल्टा को π/2 रखो यहाँ पे, तो ए क्या दिख रहा है? Q। तो बस क्यू और डेल्टा समझ में आ गया हमको, क्यू और डेल्टा की वैल्यू उठा के यहाँ रखो और वहां रखो तो चार्ज और करंट की इक्वेशन आ जाएगी, समझे? तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन मिलने वाली है, इसको क्यू रखा और इसको π/2 रखा, तो साइन 90 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा, तो क्यू हो जाएगा हमारे पास कैपिटल क्यू हो जाएगा, स्मॉल क्यू हो जाएगा कैपिटल क्यू इंटू साइन, साइन का कॉस बन जाने वाला है वो, और उधर मैं रखूंगा 90, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो बाहर का माइनस कैंसिल हो जाएगा, वो जाएगा ए ओमेगा मतलब क्यू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। याद आपको ये रखना है कि चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू और करंट की मैक्सिमम वैल्यू का रेशियो जो होता है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू और चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू का रेशियो ओमेगा होता है, दिख रहा है यहाँ से? करंट मैक्सिमम जितना है वो जो चार्ज मैक्सिमम है इसका रेशियो ओमेगा है, तो दोनों में से कोई एक मिल गया तो दूसरा आराम से मिल जाएगा। करंट का एम्पलीट्यूड, करंट की मैक्सिमम वैल्यू पता है, करंट का एम्पलीट्यूड पता है, तो चार्ज का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं ओमेगा से मल्टीप्लाई, ओमेगा से यूज करके। ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है ए ओमेगा और चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है ओमेगा, इनका रेशियो ओमेगा है, तो दोनों के एम्पलीट्यूड, चार्ज और करंट के एम्पलीट्यूड का रेशियो ओमेगा होता है, तो एक का एम्पलीट्यूड पता हो तो दूसरे का निकाल सकते हैं। आ रहा है ये? एलसी ऑसिलेशन से सर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? थ्योरी पढ़ ले थोड़ी सी पहले फिर अपन करते हैं क्वेश्चन। तो कोई एक चीज दी है तो दूसरा कैसे निकालना है वो समझा अपन ने, है ना? फिर डेल्टा कैसे निकालेंगे, डेल्टा कैसे निकालेंगे वो समझ में आता है t इक्वल टू 0 पे क्या था। देखो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, यहाँ पे शुरू का चार्ज था, यहाँ शुरू का करंट था, इनको डिवाइड करो तो ए ओमेगा ए साइन डेल्टा और ए ओमेगा कॉस डेल्टा, रेशियो ले लो इनका, इनका रेशियो ले लो तो माइनस 1/ओमेगा टेन डेल्टा इक्वल टू, ये शुरू का चार्ज था Q इनिशियल और ये शुरू का करंट था I इनिशियल, I एट t इक्वल टू 0 ऐसा कर देता हूँ, Q एट k इक्वल टू 0 कर देता हूँ। तो यहाँ से अपन डेल्टा ढूंढ सकते हैं, डेल्टा इतना अपन को जरूरत नहीं पड़ती, कई बार अपन को पूछते नहीं है डेल्टा के बारे में, पर अगर कोई पूछे तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी इक्वेशन ये, उसको तो बेसिक से कर लेना ज्यादा अच्छा है। चलो, तो करंट और चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू का रिलेशन वो पढ़ा अपन ने, डेल्टा कैसे निकालते हैं वो पढ़ा अपन ने, ठीक है। अच्छा, शुरू में t इक्वल टू 0 पर दोनों हो, चार्ज भी हो करंट भी हो, तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू किसी की भी? तो उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन, इंडक्टर और कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है मिलकर यहाँ कंजर्व होती है, इंडक्टर और कैपेसिटर की एनर्जी मिलकर यहाँ कंजर्व होती है, तो जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है यू टोटल, जो भी इंडक्टर की एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर, तो जो भी कैपेसिटर की एनर्जी है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, शुरू में जो भी चार्ज दिया है जो भी करंट दिया है उससे अपन टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर इंडक्टर का करंट दिया है कैपेसिटर का चार्ज दिया है तो उससे टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, एम आई राइट? है ना? इंडक्टर में अगर आपको करंट दिया है, कैपेसिटर का अगर आपको चार्ज दिया है तो आप इसकी एनर्जी निकाल सकते हो ना, जो भी टोटल एनर्जी है वो कंजर्व होती है। जब चार्ज मैक्सिमम होता है तो सारी एनर्जी कैपेसिटर को मिल जाती है, तो दिस टोटल एनर्जी शुड बी Q max स्क्वायर बाय 2c। तो इससे आप मैक्सिमम चार्ज निकाल सकते हैं। जब आपको सर्किट में मैक्सिमम चार्ज क्या होगा ये निकालना है,
तो आप क्या करेंगे, सर्किट में शुरू में कितनी एनर्जी थी वो देखो, टोटल एनर्जी इनिशियली कितनी वो देखो, दैट शुड बी क्यू स्क्वायर बाय 2, उससे आप क्यू मैक्सिमम निकाल सकते हो। तो क्यू मैक्सिमम कैसे निकालना है ये बताया मैंने, और क्यू मैक्सिमम आ जाए तो करंट मैक्सिमम निकाल सकते हो इस रेशो से, और फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। चलो तो क्या कौन सी चीज कैसे निकालनी है वो बताई मैंने। अब क्वेश्चन से तुम्हें थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये हटा दो, क्या इधर का पुराना ये हटा दो जो पहले नोट यस किया था। सर। तो क्वेश्चन से अपन चीज समझते हैं कि कैसे यूज करना है जो भी थ्योरी पढ़ी है इसको। देखिए, एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड का, एक इंडक्टर है 2 मिली हेनरी की, ठीक है। और यहाँ पे एक स्विच था, 2 वे स्विच, यहाँ बैटरी और एक रेजिस्टेंस था। बैटरी थी 5 वोल्ट की, रेजिस्टेंस भी 5 ओम का था, है ना। और कैपेसिटर पे शुरू में मैंने आपको दे दिया कि पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ कैपेसिटर, कुछ बता देता हूं मैं। इसको चार्ज कर रखा है, मतलब कितना चार्ज कर रखा है, Q इक्वल टू CV होता है ना, तो 5 वोल्ट से चार्ज कर रखा है मान लो। तो 5 माइक्रोकूलम का यहाँ प्लस में चार्ज था और ये -5 माइक्रोकूलम का चार्ज था। ये मैंने T0 की सिचुएशन दी है। डायग्राम समझो पहले तो क्या दिया हुआ है। एक कैपेसिटर है जिसपे चार्ज है ऑलरेडी, ठीक है। एक इंडक्टर है जो एक बैटरी से जुड़ी हुई थी पहले। डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? डायग्राम समझ लो अच्छे से क्या क्या दिया। इंडक्टर में 2 मिली हेनरी का इंडक्टेंस है, ठीक है। अब T0 पर अचानक से स्विच को B पर शिफ्ट कर दिया मैंने। स्विच को मैं पॉइंट B पे शिफ्ट कर रहा हूं एट T इक्वल टू 0। तो उसके बाद कैपेसिटर में चार्ज की इक्वेशन बताओ। फाइंड Q ऑन कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम आफ्टर T इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझो कि क्या पूछा है। मैंने आपको बोला है कि शुरू में कैपेसिटर पे कुछ चार्ज था, इंडक्टर को बैटरी से कुछ जोड़ रखा था, स्विच को शिफ्ट करा है, और स्विच को शिफ्ट करने के बाद आपसे पूछ लिया कैपेसिटर चार्ज बताओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। सबसे पहले कैपेसिटर का चार्ज तो दिया हुआ है हमको, T0 पे क्या है, इंडक्टर में करंट क्या है ये सोचो। कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में चार्ज और करंट ढूंढ लो। कैपेसिटर का चार्ज तो पता है, इंडक्टर का करंट ढूंढो। क्या इंडक्टर में कुछ करंट अपन बता सकते हैं शुरू में? बताओ। जब स्विच 1 यहाँ एम्पीयर। जुड़ा है तो 1 एम्पीयर करंट आना चाहिए ना, यहाँ पे 1 एम्पीयर आना चाहिए। तो आपको पता है इसमें कितना करंट था और इसमें कितना चार्ज था, आपको पता है। और तुमने स्विच को बी पर जब जोड़ दिया होगा तो केवल एल और सी दिखेगा सर्किट में। जब स्विच चले जाएगा बी पोजीशन पे तो हमें क्या दिखेगा सर्किट, ऊपर कैपेसिटर, नीचे इंडक्टर, और ये स्विच यहाँ आ गया है। ऐसे सर्किट हो जाएगा ना। अभी बैटरी तो कोई काम की नहीं थी, कुछ आ रहा है। यस। अच्छा, T0 पे बैटरी से करंट इसके इस डायरेक्शन में था, तो इस डायरेक्शन में करंट दिखा दो यहाँ पे। कितना था वो? 1 एम्पीयर। कैपेसिटर पे चार्ज इस प्लेट पे प्लस था, इसका माइनस था, कितना था? 5 माइक्रोकूलम। और आपसे पूछ क्या रहे लोग, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एलसी सर्किट है, इसमें चार्ज ऑसिलेट होता है। चार्ज ऑसिलेशन की जो इक्वेशन होती है वो कैसे बता सकता हूँ, वो होती है चार्ज की इक्वेशन, क्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये इक्वेशन होती है। अब आपका काम बचा है ये ओमेगा, डेल्टा और क्यू मैक्स ढूंढना। तो ओमेगा कैसे ढूंढ सकते हैं? ओमेगा क्या होता था याद करो, 1/√LC। एल और सी कितने कितने रख दो। एल की वैल्यू कितनी है? हेनरी। सी की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोफैराड। तो ये आ गई एल की ओमेगा की वैल्यू 10⁻³ 10⁻⁶ 10⁻⁹ हो जाएगा। 10⁻⁹
ठीक है, उसको एक काम करते हैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, तो यहाँ 20 और 10 पावर -10 हो गया, 10 पावर -10 मतलब 10 पावर -5 ऊपर आके 10 पावर 5 हो जाएगा, रूट लिया ना अपने यहाँ पे रूट, तो ऊपर 10 पावर 5 हो जाएगा। तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, हर्ट्ज में आ जाएगा या रेडियन पर सेकंड जो भी लिखना चाहो, ओमेगा की वैल्यू आ गई। क्या है ओमेगा समझ में आ रहा है? यस सर। एल दिया है, सी दिया है, तो उससे ओमेगा निकाला। अब बचा हुआ काम है चार्ज ढूंढना, मैक्सिमम कितना है, और ये डेल्टा ढूंढना। चार्ज मैक्सिमम के लिए क्या करें, देखो शुरू में कैपेसिटर पे भी चार्ज था, इंडक्टर में करंट भी था, तो टोटल एनर्जी लिखो कितनी है, दोनों की एनर्जी का सम करके उसको लिख दो क्यू मैक्स का स्क्वायर बाय 2c, तो ये क्यू मैक्स ढूंढ सकते हो, मैक्सिमम चार्ज ऑफ कैपेसिटर आप ढूंढ सकते हो। समझ में आ रहा है यहाँ से? बोलो, तुम्हें एल पता है, शुरू में इंडक्टर का करंट पता है, तुम्हें कैपेसिटर का शुरू का चार्ज पता है और कैपेसिटी पता है, ये शुरू का इंडक्टर का करंट और ये शुरू का कैपेसिटर का चार्ज है, तो बताओ क्यू मैक्स ढूंढ सकते हो क्या? यस सर, आ जाएगा, क्यू मैक्स आ गया। उसके बाद काम बचा है डेल्टा ढूंढने का। अब डेल्टा कैसे निकाले, ये रही इक्वेशन, ये रही इक्वेशन, शुरू का कैपेसिटर का चार्ज, शुरू का इंडक्टर का करंट इक्वल टू 10 डेल्टा माइनस 15 ओमेगा होना चाहिए, ठीक है। हो जाएगा। चलो दूसरी चीज, मान लो कि आपको डेल्टा निकालने के यहाँ से समस्या आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, शुरू का चार्ज पता है आपको, कैपेसिटर का शुरू का चार्ज पता है, मैक्सिमम निकाल लिया, तो इस इक्वेशन से भी डेल्टा निकाल सकते हो ना। टी को 0 डालने पे ये क्यू और क्यू मैक्स तो आपको पता है, तो टी 0 डालने पे ये आने के लिए डेल्टा क्या होना चाहिए, इक्वेशन आ जाएगी, उससे निकाल लेना। चलो, इज इट क्लियर? बहुत सारी चीजें पूछ ली थी इसमें, मैंने जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, कैपेसिटर का चार्ज जब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा, तो मैंने आपसे ओमेगा भी पूछ लिया, आपसे सब कुछ पूछ लिया, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। ओमेगा कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम चार्ज कैसे निकालेंगे, इंडक्टर का किसी ने मैक्सिमम करंट पूछा है तो वो कैसे निकालेंगे, सब पता है आपको। आप इक्वेशन भी लिखना जानते हो फिर। बोलो, आया क्या क्वेश्चन ये? कोई भी समस्या, इसमें कोई डाउट? नो सर। चलो, तो ये अपना एलसी ऑसिलेशन की भी अपने थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब देखो बच्चों, आपका काम है कि क्वेश्चंस करके लाओ, तो आपको सारी रेस मिली हुई है ईएमआई की, वो रेस सब कंप्लीट करो, उसमें कुछ रेस में एसी भी है, तो एसी अभी अपन ने पढ़ानी है, अपनी कल परसों जो भी क्लासेस अब होगी, कल तो होली है तो उस दिन तो नहीं होगी, उसके बाद फिर अपनी जो भी क्लासेस है मंडे ट्यूसडे से, तो उसमें फिर अपन आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। सर तो अभी 31 तक तो ऑनलाइन लेंगी ना? क्या 31 तक तो सर अभी ऑनलाइन ही लेंगी ना क्लास? हाँ, 31 तक तो ऑनलाइन ही लगेगी क्लास, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब होली के बाद अपन मिलते हैं और एसी कंप्लीट कर लेंगे अपन, एसी को छोटा पोर्शन है तो जल्दी हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका मतलब ऑलमोस्ट सारे सिलेबस हो गया है, कुछ वे ऑप्टिक्स को बता दूंगा मैं, वो वेव्स के साथ साथ हो ही जाता है ऑलमोस्ट, तो उतनी चीजें बचेगी अपनी, ठीक है। चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको। EMI